वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है एक्सेल एंड CIAS में। तो बच्चों, आज हम लोग पेपर 1 जो मेंस टेस्ट सीरीज का पहला जो हमारा टेस्ट हुआ, काफ़ी सक्सेसफुली हुआ और काफ़ी लोग इसमें सॉलिसिटली पार्टिसिपेट किए। उसके लिए आप लोग अप्रिसिएशन के पात्र हैं। तो आज हम लोग इस पेपर के कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे कि मेन जो आपका कंस्ट्रेंट है वो सब्जेक्टिव आंसर राइटिंग। तो सब्जेक्टिव में इस पेपर में कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। हमारा जो टेस्ट कोड है, दिस इज द सीरियल नंबर 1 मॉड्यूलर 1 एंड ये हिस्ट्री का पहला टेस्ट है। तो इसमें इस पेपर को हम लोगों ने 2 सेक्शन में बांटा है कि कुछ जो आपका JPSC का मेंस का पूरा पेपर होता है उसी ओरिएंटेशन के साथ है। इसमें MCQs हैं, है ना, सेक्शन 1 में, एंड सेक्शन 2 में आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। तो पहला टेस्ट है। इस पहला टेस्ट में आपके 10 MCQs हैं। इस पूरे PDF को आप कांटेक्ट करके टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करके भी डाउनलोड कर सकते हैं और टेस्ट सीरीज हम लोग का ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। तो इसमें जो सेक्शन B है जिसमें आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसमें से टोटल इस पेपर में 4 क्वेश्चन पूछा गया था और उसमें से आपके 2 क्वेश्चन के आंसर लिखने थे, ठीक है। और ये 40 मार्कर टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो जैसे पहला क्वेश्चन है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन इज द हॉलमार्क ऑफ द फर्स्ट अर्बनाइजेशन इन इंडिया, द कल्चर वाज मार्क्ड विथ होमोजेनिटी एंड सिंथेसिस ऑफ मॉडर्नाइजेशन blend with the agrarian society. Explain how this civilization was unique in terms of modern society. ठीक। और इसको हिंदी में जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता भारत में पहले शहरीकरण की पहचान है। एग्रारिया सोसाइटी के साथ आधुनिकीकरण मिश्रण की एक रूपता और संश्लेषण के साथ कटौती को चिन्हित किया गया था। आधुनिक जो समाजों के संदर्भ में यह सभ्यता किस प्रकार अद्वितीय थी, स्पष्ट करें। यह आपका पहला क्वेश्चन था। तो इसमें कुछ लोग लिखे हैं, बट आप लोग को थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड आंसर लिखने की प्रैक्टिस घर पे करें, क्योंकि मेंस के सडनली आप चाहेंगे तो बहुत अच्छा परफॉर्म में भी लिख नहीं पाएंगे। तो अभी हम लोग इस पेपर का जो शाम तक इवेल्युएशन हो जाएगा और फिर उस पर गूगल मीट होगी और उसमें जो पॉसिबल चीजें और बात की जाएगी कि हाउ यू कैन इम्प्रूव योरसेल्फ। जो सेकेंड क्वेश्चन है ये क्या था कि दी गजनवाइड इन्वेजन ऑफ इंडिया सिंबलाइजेज द लॉस ऑफ पॉलिटिकल यूनिटी एंड लैक ऑफ डिफेंस पावर इन इंडिया एनालाइज। भारत पर जो गजनवी आक्रमण राजनीतिक एकता की हानि और भारत में रक्षा शक्ति की कमी का प्रतीक है, विश्लेषण करें। ये आपका सेकंड क्वेश्चन था। जो थर्ड क्वेश्चन है दैट इज आपका मॉडर्न से सेट किया गया था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी इट वाज ए ट्रेडिंग कंपनी। Explain about the industrial and administrative policy of East India Company from 1764 माने बैटल ऑफ बक्सर टू 1857 सिपाही म्यूटिनी तक था, ठीक है। तो ये आपका जो मेंस का क्वेश्चन है, उस मेंस के क्वेश्चन को हम लोग चर्चा करेंगे अब, और उसमें जो आंसर लिखा जाना चाहिए कि किस तरह से आप लोग को आंसर लिखना है, उसका एक टाइपिकल और मॉडल आंसर की तरह हम लोग इसको देखेंगे। आप इससे अलग भी लिख सकते हैं, लेकिन एक स्टैंडर्ड अप्रोच के साथ आपको आंसर लिखना चाहिए। तो पहले क्वेश्चन पे हम लोग शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। ये पहला क्वेश्चन आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन से है, ठीक, सिंधु घाटी सभ्यता से। तो जैसे इस क्वेश्चन को जब भी आप पढ़ें तो सबसे पहले उसको आप कुछ पॉइंटर्स तैयार करें कि व्हाट इज द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। तो पहला पॉइंट क्या होगा ना, आप क्वेश्चन के डिमांड के अकॉर्डिंग आंसर लिखेंगे ना। क्वेश्चन का व्हाट इज द डिमांड। अब ये डिमांड को कैसे समझेंगे ना, क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन में ही होता है, बट आपको डिकोड करने आना पड़ेगा। यही मेंस आंसर राइटिंग है। दूसरा, आपको जो 40 मार्कर क्वेश्चन है, ओके, ये सेशन को कंडक्ट करने का पर्पस है कि आप एक स्ट्रक्चर्ड एक वे में आंसर लिखना सीखें, कि जब भी आप आंसर लिखें तो आंसर में सबसे पहले आपका क्या होगा ना, द इंट्रोडक्शन। ठीक, इंट्रोडक्शन कैसा होना चाहिए।
इंट्रोडक्शन हमेशा जो क्वेश्चन का थीम है, क्वेश्चन का डिमांड है, उसको एड्रेस करते हुए होना चाहिए। कि आपको इंट्रोडक्शन में ये पता होना चाहिए कि आप बॉडी में क्या लिखने जा रहे हैं। सो दैट इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंट्रोडक्शन। तो सेकंड जो आपका होगा दैट इज योर बॉडी। ठीक, बॉडी में वो तमाम बातें लिखेंगे जो आपको क्वेश्चन में पूछा गया है, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से लिखेंगे जिसमें आपको बात करनी है, और अकॉर्डिंग टू जो भी चीजें आप उसमें एड ऑन कर सकते हैं, लाइक कुछ वैल्यू एडिशन मटेरियल, वो सारा बॉडी पार्ट में लिखा जाएगा। और थर्ड जो आपका होगा दैट इज योर कंक्लूजन। ठीक, कंक्लूजन। और जब भी आप आंसर लिखते हैं मेंस के, तो मेंस के आंसर लिखने के समय एक बात ध्यान रखेंगे कि इसमें क्या होते हैं ना, की वर्ड्स होते हैं। ठीक, की वर्ड्स होते हैं। तो आपका जो झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर अभी तक जो भी मैंने देखा, उसमें कुछ जो कीवर्ड्स हैं वो जनरली रिपीट होते हैं। और हम लोग जब कीवर्ड्स की बात करते हैं तो कीवर्ड प्राइमरीली लाइक कि जैसे पहला कीवर्ड होता है एक्सप्लेन, तो क्वेश्चन आपको इसके हिसाब से लिखना पड़ेगा, एक्सप्लेन। सेकंड कीवर्ड होता है ना एनालाइज। ठीक, सेकंड कीवर्ड क्या होगा, एनालाइज। तो आपको एनालाइज में कैसे लिखेंगे आंसर, वो एक्सप्लेन से थोड़ा डिफरेंट होगा। ठीक, एनालाइज का मतलब आपको थोड़ा प्रोज कौन से लिखने पड़ेंगे, ठीक, कुछ केस स्टडीज आपको बताना पड़ेगा, माने एसेस करना होगा, ये सिर्फ स्ट्रेट वे में नहीं लिख देना है। ठीक, सो एनालाइज में थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। देन यदि आपका क्वेश्चन आता है इवैल्यूएट, ठीक, तो इवैल्यूएशंस कैसे करते हैं ना, इवैल्यूएशंस के लिए आपको चीजों को समझना पड़ेगा, कॉन्टेक्स्ट और वे फॉरवर्ड का स्कोप यहां पर ज्यादा होता है कि क्या होना चाहिए। ठीक, तो हमेशा आंसर में एक स्कोप एक्सप्लोर करेंगे ना, दैट इज समथिंग कॉल्ड ना वे फॉरवर्ड। ठीक, वे फॉरवर्ड। वे फॉरवर्ड क्या होता है, बहुत सारे लोग इसमें भी कंफ्यूजन में होते हैं, सर क्या हेडिंग डाल के लिखें, इंट्रोडक्शंस, बॉडी, कंक्लूजन, देन वे फॉरवर्ड। हाँ, आपके जो आंसर्स होने चाहिए उसमें दिखना चाहिए कि दिस इज इंट्रोडक्शन, ठीक, देन बॉडी है, कंक्लूजन है। वे फॉरवर्ड का मतलब समथिंग जो कंस्ट्रक्टिव आइडिया हो, समथिंग जो फ्यूचरिस्टिक हो, है ना, उसको वे फॉरवर्ड बोलते हैं। तो ये लिखते लिखते आएगा, इसीलिए मेंस टेस्ट सीरीज के लिए मैं बार बार कॉल करता हूं, अपील करता हूं कि जस्ट राइट एंड राइट द थिंग्स एज मेनी क्वेश्चंस यू कैन। अब जो कीवर्ड्स होता है एक नेक्स्ट टाइप के होते हैं जिसको बोलते हैं क्रिटिसिज्म या क्रिटिकल एनालिसिस। लेकिन क्रिटिसिज्म जो है वो जनरली आपका जेपीएससी का पेपर में अभी तक नहीं पूछा गया। यदि पूछेगा तो बहुत ही तो क्रिटिसिज्म में क्या लिखना है, क्रिटिसिज्म मेल भी यदि पूछ सकता है तो क्रिटिसिज्म में आपको क्या लिखना है। क्रिटिसिज्म का मतलब ये नहीं है कि बस आप क्रिटिसाइज करेंगे ना, यहां पर ऐसे समझिए 60:40 इस रेशियो में आपको आंसर्स लिखने हैं कि क्रिटिसाइज करेंगे लेट्स से पॉलिसीज के बारे में, कोई चीजों के बारे में, और जो 40% होगा दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव एस्पेक्ट। क्योंकि आपका ये सिविल सर्विस एग्जाम में सिलेक्शंस का गेटवे है, तो हमेशा फ्रॉम ए सिविल सर्वेंट इट इज एक्सपेक्टेड दैट इट कम आउट विद सम that is called proactive solutions, futuristic constructive ideas. So that is why whether the question criticism से भी पूछा गया हो, आपको तोड़ने आना चाहिए, उसके साथ आप उसको फ्यूचरिस्टिक और एक कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव नोट के साथ कंक्लूड करेंगे। तो जनरली ये कीवर्ड्स हैं लाइक एक्सप्लेन है, एनालाइज है, देन इवैल्यूएट है, क्रिटिकली क्रिटिसिज्म होगा या क्रिटिकली एनालाइज होगा। इस तरह के कीवर्ड के हिसाब से आपको आंसर्स लिखने चाहिए। तो अब हम लोग जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन से है, और इस इंडस वैली सिविलाइजेशन का कीवर्ड क्या है ना, एक्सप्लेन। हमारे इस इंडस वैली सिविलाइजेशन का कीवर्ड क्या है ना, एक्सप्लेन, है ना। तो देखिए इसमें डिमांड क्या क्या है क्वेश्चंस का, कि पहला पार्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द इंडस वैली जो सिविलाइजेशन है इट इज द फर्स्ट अर्बनाइजेशन। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पहला जो लाइन है ये क्या बात करता है, इट इज द फर्स्ट अर्बनाइजेशन, है ना। कि कैसे आप क्वेश्चन को एड्रेस करेंगे और 40 मार्कर क्वेश्चन कैसे आपको लिखने का प्रैक्टिस करना है। तो पहला अर्बनाइजेशन की बात करता है। दूसरा पार्ट क्या बोलता है कि जो ये जो कल्चर है
जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम में जो कल्चर है, वो कल्चर में किस चीज का ब्लेंडिंग मिलता है ना, किस किस चीज का सिंथेसिस है? पहला ना मॉडर्नाइजेशन, ठीक है, पहला मॉडर्नाइजेशन प्लस एग्रारिया सोसाइटी, प्लस एग्रारिया सोसाइटी, है ना। उसके बाद आपको थर्ड पार्ट में जो पूछा जा रहा है कि किस तरह से जो कंटेम्प्रेरी मॉडर्न सोसाइटीज है उससे ये क्या सिमिलरिटी है, क्या डिफरेंसेस है, ठीक है। तो क्वेश्चन का डिमांड समझ में आया। तो क्वेश्चन जो आपके पूछ रहा है उसके कितने कंपोनेंट है कि पहला फर्स्ट अर्बनाइजेशन इन इंडिया है, कल्चर मार्क्ड विथ होमोजेनिटी भी है, ये कल्चर ये कैसा है, मार्क्ड विथ होमोजेनिटी, और इस कल्चर में क्या है, ब्लेंडिंग है किसका, मॉडर्न सोसाइटी माने मॉडर्नाइजेशन विथ एग्रारिया सोसाइटी का। उसके बाद आपको एक्सप्लेन करना है कि हाउ दिस सिविलाइजेशन वाज यूनिक इन टर्म्स ऑफ मॉडर्न सोसाइटीज, कि ये सिविलाइजेशन किस तरह से यूनिक सिविलाइजेशन था, ठीक, कि किस तरह से अभी के कंटेम्पररी टाइम में भी इवन हमको बहुत सारी चीजें उस सिविलाइजेशन से सीखनी चाहिए, या फिर उस तरह के मॉडल को हम लोग अडॉप्ट कर सकते हैं विद सम नेसेसरी चेंजेस। ये क्वेश्चंस अपने आप में एक कंप्लीट क्वेश्चंस हैं और वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टाइप और गुड क्वेश्चंस, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में आपके वो सारे क्वेश्चंस को टेस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है। आपके पास सफिशिएंट रिसोर्स है कि जिसमें आप 40 मार्कर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कंटेंट है इसमें। तब इसको कैसे हम लोग लिखें, इसको समझिए कि इसमें क्या क्या चीजें हम लोग एड्रेस कर सकते हैं। तो पहली बात कि अब हम लोग देखते हैं कि इसमें बात करते हैं कि पहला अर्बनाइजेशन इन इंडिया था। फर्स्ट अर्बनाइजेशन में कैसे लिखेंगे, ये जो मैं बता रहा हूं कि दिस इज नॉट द मॉडल आंसर, दिस इज वन ऑफ द टाइपिकल आंसर। आप ऐसे लिख सकते हैं, आप इससे बेहतर भी लिख सकते हैं, लेकिन मुझे उन बच्चों को भी एड्रेस करना है जो इवन अभी डरते हैं कि आंसर लिखा कैसे जाना चाहिए। मैं ये मानता हूं कि अभी आपने कुछ नहीं पढ़ा है, ठीक, बट दोस्तों लेकिन फिर भी आप कितने अच्छे आंसर लिख सकते हैं, बिकॉज जो मेंस आंसर है वो क्या है, इट इज एन आर्ट ऑफ राइटिंग, सॉरी, तो मेंस आंसर राइटिंग क्या है, इट इज एन आर्ट ऑफ राइटिंग, और वो आपके लिखने से आता है, ठीक, आप कितने एलिगेंटली चीजों को प्रेजेंट कर पा रहे हैं। तो लेट्स सी, हमारे साथ काम करते हैं, हम लोग देखते हैं कि किस तरह से हमें बहुत सारी चीजें नहीं आती हैं लेकिन फिर भी हम लोग कैसे आंसर लिखेंगे, ठीक, ये मान के हम लोग चल रहे हैं। आपको आता है देन वेल एंड गुड। तो फर्स्ट अर्बनाइजेशन की बात कर रहा है ना, ये सिविलाइजेशंस की बात करता है। तो हमारे इंडिया में कितने टाइम अर्बनाइजेशन हुआ है, अर्बनाइजेशन का मतलब द टाइप ऑफ सोसाइटी विच इज इक्विप्ड विथ द मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न फैसिलिटीज, गुड रोड, गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना, देयर इज ए प्लान डेवलपमेंट टू द सोसाइटी, good standard of living, good communication system, good mobility, then there is a what, that good international trade. So that is why a type of society which is marked with, that is called good infrastructure, a type of society which is marked with the planned economic development, a type of society which is marked with, that is called greater part of the peoples which is engaged in the service sector, that is called non agricultural activity. तो ये सारी सोसाइटी के जो फीचर्स हैं वो अर्बन सोसाइटी के फीचर्स होते हैं। तो इंडिया में जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था वो पहला अर्बनाइजेशन था, ठीक, क्योंकि उस समय के सोसाइटी के जो हाउस थे वो काफी प्लान तरीके से पैटर्न थे, जब वहां पर साइंटिफिक ड्रेनेज सिस्टम था, कभी वाटर लॉगिंग का इशू नहीं होता था, दैट इज कॉल्ड हाइजीनिक टॉयलेट्रिक्स थे, ठीक है, देन ग्रीड पैटर्न पे वो जितने भी रोड्स होते थे रेक्टेंगुलर तरीके से कट करते थे। तो ये बेसिकली ये अर्बन सोसाइटी का हॉलमार्क्स है। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम लोग सिविलाइजेशंस की बात करते हैं और अगले ही पॉइंट में ये कल्चर को भी लिंक कर रहा है। तो कल्चर और लिंक सिविलाइजेशन में क्या बेसिक डिफरेंसेस होता है ना, कल्चर जो डे टू डे लाइफ होता है, डे टू डे एक्टिविटीज होता है, उसको कल्चर बोलते हैं, और कल्चर के साथ साथ जो मटेरियल मैनिफेस्टेशंस, जो मटेरियल डेवलपमेंट है वो एसोसिएट होगा, उसको बोलेंगे सिविलाइजेशन। तो सिविलाइजेशन किससे लिंक्ड है ना, मटेरियलिस्टिक एस्पेक्ट, मटेरियलिस्टिक डेवलपमेंट, है ना। तो क्या मटेरियलिस्टिक डेवलपमेंट, जो आपके पास एसेट्स हैं वो सडनली चेंज हो गए, ये टाइम लगता है, 100 ईयर्स टू 100 ईयर्स एक मैच्योर फंक्शनिंग के साथ ये डेवलपमेंट होता है। साधारण से एग्जांपल देखिए कि आपसे मान लीजिए 20 साल पहले आपके पास कैपेसिटी या फाइनेंशियल कैपेसिटी उतनी अच्छी नहीं थी,
तो आप एक मोटर कार उस समय उसको पोजेज करना लेट से आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, ये लग्जरी था। अभी के टाइम में लेट से आपके पास क्रेटा वगैरह है या कोई और लग्जरी कार्स हैं, तो ये जो आपका अभी का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो पहले से काफी बेहतर है। तो अभी के टाइम में जो मटेरियलिस्टिक एसोसिएशन हुआ आपके साथ, वो एक ही दिन में हुआ क्या? इट हैड टेकन टाइम, और उस समय में आपने अपने को ग्रो किया, अपने टाइम को कैपेबल बनाया, तब जाके आप मटेरियलिस्टिकली एडवांस्ड हुए। ये सिविलाइजेशन किसका? ये है सिविलाइजेशन माने हॉलमार्क है। कल्चर लेकिन डे टू डे एक्टिविटी, जैसे आज हम लोग पढ़ रहे हैं, आज हम लोग काम कर रहे हैं, कुछ इंडस्ट्री जा रहे हैं, इस तरह से धीरे धीरे जो डे टू डे एक्टिविटीज हैं दैट इज एसोसिएटेड विद कल्चर, मींस दैट इज कॉल्ड नॉर्मल पार्ट ऑफ द लाइफ। तो यहां पर बोलता है कल्चर जो है वो मॉडर्नाइजेशन के साथ साथ एग्रारिया सोसाइटी थी, और मॉडर्न उसका कल्चर कैसा था? एक होमोजीनियस कल्चर था। कि मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन ऐसा नहीं है कि सडनली प्रॉप अप हो गया किसी पॉइंट ऑफ टाइम में और सडनली ये डिवैनिश हो गया। ये जो एग्रीकल्चरल एक सेल्फ डिपेंडेंट सोसाइटी, ऑलरेडी हमारे जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो डायमेंशन है, पेरिफेरी कैसे हम लोग दिखते हैं? 4M। कौन कौन से? ना मकराना कोस्ट है ना, M से मांडा इन जम्मू कश्मीर, देन दैट इज कॉल्ड मेरठ इन यूपी, एंड देन डेमाबाद दैट इज कॉल्ड महाराष्ट्र। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन यही 4M में डिस्ट्रीब्यूटेड था, एंड एरिया वाइज ये सबसे लार्जेस्ट सिविलाइजेशन था। तो ये बोल रहा है कि जो ये सिविलाइजेशन जो हमारा नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है, जैसे कि बलूचिस्तान रीजन हो गया, वो सारे रीजन में ऑलरेडी एक प्रॉस्पेरस, एक फ्लोरिशिंग एग्रीकल्चरल सोसाइटी थी, और वो सोसाइटी धीरे धीरे स्प्रेड होते हुए इंडस वैली सिविलाइजेशन बना। तो ये जो कल्चर है, ऐसा नहीं है कि एग्रीकल्चरल से सडनली सर्विस सेक्टर में ट्रांसफॉर्म हो गया, वो सडन ग्रो हुआ, प्रॉस्पेरिटी एसोसिएट हुआ, सेल्फ डिपेंडेंट बढ़ते चला गया, और जाके इंडस वैली सिविलाइजेशन अराउंड कब? दैट इज 2200 बीसी से लेके 2000 बीसी, ये बेसिकली क्या है ना, दिस इज द मैच्योर फेज ऑफ द सिविलाइजेशन। सबसे वाइब्रेंट फेज में था सिविलाइजेशन। तो उसका जो कल्चर है वो कैसा था? होमोजेनियस था, डिसजंक्ट नहीं था, डिसकंटिन्यूड नहीं था। अब उस कॉन्टिन्यूटी में क्या है ना, मॉडर्नाइजेशन और एग्रीकल्चर ये दोनों का ब्लेंडेड था। एग्रीकल्चरल सोसाइटी थी, ऑफ कोर्स ये इंडस वैली सिविलाइजेशन में किस तरह का कल्टीवेशन होता था? प्री फील्ड कल्टीवेशन है ना, जैसे मॉडर्न ट्रैक्टर्स, इस तरह की चीजें तो होती नहीं थी उस समय, तो उसको क्या बोलेंगे? प्री फील्ड कल्टीवेशंस। लेकिन प्री फील्ड कल्टीवेशंस होने के साथ साथ ये जो सोसाइटी थी वो कैसी इकोनॉमी थी? सरप्लस इकोनॉमी थी, है ना। आज हम लोग मॉडर्न टाइम की बात करते हैं, हमारा डीपीएसपी एक वेलफेयर स्टेट की कामना करता है, बट स्टिल ऑलवेज वी हैव व्हाट? डेफिसिट। हमारा फिस्कल डेफिसिट इस साल का कितना सेट किया गया है? 5.9% ऑफ जीडीपी। तो हमारे पास फिस्कल डेफिसिट है। इंडस वैली सिविलाइजेशन प्री फील्ड कल्टीवेशन था, लेकिन उस समय का जो सिविलाइजेशन, उस समय की जो इकोनॉमी थी वो कैसी थी? सरप्लस इकोनॉमी थी। तो एग्रीकल्चरल था, एग्रीकल्चरल एग्रारिया सोसाइटी थी, मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल जो बेस कहां से मिलता था ना, एग्रीकल्चरल रिलेटेड एक्टिविटीज, और लेकिन वो सोसाइटी कैसी, इकोनॉमी कैसी थी? सरप्लस इकोनॉमी थी। ये समझ में आया। मॉडर्नाइजेशन की बात करते हैं, जब भी मॉडर्नाइजेशन का मतलब क्या होता है ना, एडेप्टेशंस विद द टेक्नोलॉजी, है ना, एडेप्टेशंस विद टेक्नोलॉजी। तो जब भी टेक्नोलॉजी इंपावर्ड होते तो हम लोग मॉडर्नाइज्ड होते हैं। तो उस समय की जो सोसाइटी थी ना, मॉडर्नाइज सोसाइटी थी, का मतलब उस समय के जो स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी के हिसाब से वो काफी एडवांस सोसाइटी थी। जैसे ग्लिम्स देखिए कि अब हम लोग उस समय के टेक्नोलॉजी की बात करते हैं कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशंस को और किस नाम से हम लोग, सॉरी, ओके, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं ना, इसको ब्रॉन्ज कल्चर भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? ब्रॉन्ज कल्चर। ये ब्रॉन्ज कल्चर क्या था? क्योंकि यहां के लोगों को क्या आता था? एलॉइंग। जो कंटेम्पररी जो सिविलाइजेशन था उसके रिस्पेक्ट में ये सोसाइटी ज्यादा एडवांस क्यों थी? क्योंकि यहाँ के लोगों को एलॉइंग टेक्निक्स आता था। यहाँ के लोगों को क्या टेक्निक्स आता था? लॉस्ट एंड वैक्स टेक्निक्स, है ना, लॉस्ट एंड वैक्स टेक्निक्स, जिसके थ्रू वो मेटल कास्टिंग करते थे, है ना, जिसके थ्रू क्या करते थे? मेटल कास्टिंग।
ठीक है, जैसे डांसिंग गर्ल, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल, ये सारा चीजें थी। सेकंड थिंग, इस समय के लोग और क्या करते थे ना, टेराकोटा फिगरिन्स था टेराकोटा फिगरिन्स ऑफ द मदर गॉडेसेस। तो ये समय के सोसाइटी में टेराकोटा टेक्नोलॉजी था, ब्रॉन्ज कास्टिंग, ब्रॉन्ज कल्चर था, लॉस्ट एंड वैक्स टेक्निक्स था, जो उस समय के टेक्नोलॉजी के हिसाब से जो भी था वो क्या था, स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी, स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी। इसलिए ये सोसाइटी कैसी थी ना, मॉडर्न सोसाइटी थी, मॉडर्नाइजेशन था, और एग्रारिया सोसाइटी थी, लेकिन सरप्लस इकोनॉमी थी। अब हम लोग और जो थर्ड पार्ट है उसको भी देखते हैं कि जो ये यूनिक कल्चर था, यूनिक कल्चर किस लिए था, क्योंकि उस समय की सोसाइटी एक काफी प्लान तरीके से ऑर्गेनाइज थी, और प्लानिंग की जहां तक बात करेंगे ना, किस तरह से, लेट्स से यूनिक कैसे थी ना, पहला इसमें अब फीचर्स लिखिए, बॉडी में क्या लिखेंगे फीचर्स, ग्रीड पैटर्न, ठीक। दूसरा क्या था, ड्रेनेज सिस्टम था, ड्रेनेज सिस्टम। थर्ड पॉइंट क्या लिखेंगे ना, इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक, इंटरनेशनल ट्रेड। लेकिन जो डोमेस्टिक इकोनॉमी थी, जो इंटरनल मार्केट होता था, वो किस पे बेस्ड था, बार्टर सिस्टम, ठीक। उसके अलावा और क्या था उसमें यूनिक, कि जो वहां के जो सोसाइटी था, जो सोसाइटी का किस तरह से क्लासिफिकेशन था, जो भी अपर क्लास माने ब्यूरोक्रेट्स टाइप के होते थे, जो हाई लेवल पे होते थे, वो कहां रहते थे, ऊंचे स्थानों पे रहते थे, जिसको क्या बोलते थे, एक्रोपोलिस, है ना। सोसाइटी का डिवीजन था, दैट इज कॉल्ड एक्रोपोलिस वर्सेस लोअर टाउन्स था कुछ। देन ड्रेनेज सिस्टम था, कभी वाटर लॉगिंग के इशू नहीं होते थे। अभी देखिए कि 2 दिन बारिश हो जाए अभी बोकारो में, तो वाटर लॉगिंग का इशू होता था, वहां पर कभी नहीं होते थे। रेक्टेंगुलर पैटर्न, मतलब रेक्टेंगुलर माने ग्रीड पैटर्न पे था ऑर्गेनाइज, तो रेक्टेंगुलर पैटर्न था, रोड्स कट करते थे, था कुछ। इनका इंटरनेशनल ट्रेड था, माने बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये क्या था ना, इन द फेवर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन था। तो ये सारी चीजें थी। और एक चीज, जो हाउसेस वगैरह होते थे वो ब्रिक से बने होते थे, है ना। तो इंडस वैली सिविलाइजेशंस में सन ड्राइड ब्रिक्स होते थे, जो वर्ल्ड के किसी भी सिविलाइजेशंस में, मेसोपोटामिया हो गया, इजिप्ट में हो गया, वहां पर हाउसेस किससे बने होते थे, वट्टल एंड दोआब, है ना, घास वगैरह जो फूस से, बिचाली से बनता है, उस तरह के मकान बनते थे। लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशंस में ब्रिक्स के मकान होते थे। तो ये सारे सिविलाइजेशन, ये सारे जो फीचर्स हैं उसको यूनिक बनाता है। थर्ड बात करेंगे ना, उसमें इंपॉर्टेंट ग्रेनरीज थी, माने फूड सिक्योरिटी वगैरह इशू उस समय काफी प्लान तरीके से हुआ था, बड़े बड़े ग्रेनरी हाउसेस बनाए हुए थे। और क्या था ना, बाथिंग घाट्स था। तो ये सारी चीजें इस सिविलाइजेशन को क्या बनाता है ना, यूनिक बनाता है, ठीक। तो इस क्वेश्चन का डिमांड आप लोग को समझ में आया कि इस क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया था, कि इस क्वेश्चन का थीम ये है कि पहले ये फर्स्ट अर्बनाइजेशन इन इंडिया था, दूसरा कि ये कल्चर है, कल्चर टर्म को मॉडर्नाइजेशन से लिंक करना है, होमोजेनिटी बताना है। होमोजेनिटी में एक और एस्पेक्ट ऐड करेंगे कि जो वहां पर जो ग्रोथ था, पूर्व मान लेते ये इंडस वैली सिविलाइजेशन है, तो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगन, सब जगह जो इंडस्ट्रियल लोकलाइजेशन था, वो वहां के लोकेशन स्पेसिफिक, इंडस्ट्री स्पेसिफिक, माने एक कांस्टेंट, एक होमोजेनियस तरीके से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ था। जैसा जैसा पोटेंशियल, जैसे अभी हम लोग का स्कीम है ना कि दैट इज कॉल्ड 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम, है ना, उसी तरह से कुछ वहां पर थे कि अकॉर्डिंग टू लेट से लोथल इंपॉर्टेंट डॉकयार्ड्स के लिए था, तो वहां पर डॉकयार्ड इंडस्ट्री था। इसी तरह से रंगपुर जैसे बीड इंडस्ट्री था, कालीबंगन जैसे कि बीड फैक्ट्री, दैट इज ऑर्नामेंटल फैक्ट्री, इस तरह से चीजें डेवलप हुई थी। तो इस तरह से ऑन द बेसिस ऑफ द ऑक्यूपेशनल इंपॉर्टेंस जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था वो इक्वल, एक होमोजेनियस हुआ था। तो यही चीज पूछना चाह रहा है ये कि कल्चर में होमोजेनिटी है, मॉडर्नाइजेशन है, ये समझ में आ गया। एग्रारिया सोसाइटी थी लेकिन एक सरप्लस इकोनॉमी थी। तो ये सारी बातें आपको किसमें लिखनी है, बॉडी पार्ट में लिखनी है। अब जो थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है दैट इज अबाउट व्हाट, दैट इज कंक्लूजन।
तो कंक्लूजन जब हम लोग लिखेंगे, थर्ड पार्ट में क्या लिखेंगे ना, कंक्लूजन। तो कंक्लूजन में आपको इसी को कंक्लूड करना है कि दैट इंडस वैली सिविलाइजेशन वन ऑफ द प्रॉस्पेरस सोसाइटी ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ 2500 BC to 1715 AD, and during its mature phase India witnessed the first urbanizations in India. It was just such well planned, and that is called well modernized society, that everything is well planned, that it is characterized through certain features like that inland drainage system था, let's say जो urbanization था, वो सारी बातें आप उसमें कंक्लूड करेंगे और लिखेंगे कि even although in the 21st century and even in the era of this globalization we that link ourselves with the tag of the development and that modernization, but still there are the certain gray areas where we can learn the lessons from the Indus Valley civilizations. जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट, इट इज वन ऑफ द प्रोन एरिया, वन ऑफ द प्रॉस्पेरस एरिया। उसी तरह से जो प्लानिंग है, अर्बन प्लानिंग है, उसका भी हम लोग वहां से मॉडल सीख सकते हैं। इस तरह से लिखेंगे। और एक्सप्लेन है तो यहाँ पर वे फॉरवर्ड का स्कोप नहीं बनता है, लेकिन आप वे फॉरवर्ड में एक दो पॉइंट पॉजिटिव कंस्ट्रक्शन के साथ लिखेंगे तो आपका हमेशा वो प्लस मार्क्स ऐड करेगा। ठीक, तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन एंड आई होप कि इस क्वेश्चन को कैसे एड्रेस करना है ये आपको समझ में आया। तो आपको इतने कंटेंट लिखना है, तो देयर आर एम्पल कंटेंट, यू कैन राइट द वेरी गुड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो अब हम लोग द सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और सेकंड क्वेश्चन में भी देखने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या कंटेंट चाहिए, क्या डिमांड होता है क्वेश्चन का, और उसके हिसाब से हम लोग को कैसे आंसर लिखना चाहिए। आंसर आपके पास ही होता है, आपको ब्रेनस्टॉर्म करना पड़ेगा और आपको समय से पहले आपको आंसर लिख के इतनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि यू कैन राइट whenever the question been asked. It is an art, it cannot be learnt in a one night shot. Getting my point? तो चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।